Hello प्यारे बच्चों, welcome to my channel GC's Education Point. In the last video we have discussed about respiration and nutrition. ओके तो हमने अभी तक जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करी है जिसमें हमने एनसीईआरटी का न्यूट्रिशन वाला पार्ट, रेस्पिरेशन वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस वीडियो में बात करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चे, अब ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ने से पहले आपने एक चीज पढ़ी थी भाई कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, एनर्जी बनती है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वाटर की सप्लाई होती है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है। ठीक है, अब ये जो आपके पास बॉडी में जो फूड बना है और जो ऑक्सीजन वगैरह है, गैसेस वगैरह है, ये ट्रांसपोर्ट होती कैसे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती कैसे, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन मेंशन की हुई है ट्रांसपोर्टेशन की। इट इज अ प्रोसेस of supply of oxygen, water, necessary nutrients to all the parts of the body। हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगह पर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स को लेकर के जाना, वाटर को लेकर के जाना, ऑक्सीजन को सप्लाई करना, तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में, ताकि हर एक सेल के पास, हर एक बॉडी के पार्ट्स के पास न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके और वहां से जो वेस्टेज है उसको भी हमें वापस लेकर के आना होता है। डर और नोट, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। जैसे देखिए बेटा, यहाँ पर ना एक्टिविटी आपको 5.7 में मेंशन किया गया हुआ है। इसमें बोल रहे हैं कि आपने एक हेल्थ सेंटर जाइए जो आपके आसपास के इलाके में है। आपने नॉर्मल हीमोग्लोबिन की रेंज को मेजर करना है ह्यूमन बींग्स में। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, मैन में होता है 14 से 17 ग्राम्स पर 100 ml होता है, विमेंस में होता है 12 to 15 एंड चिल्ड्रंस में होता है 11 to 16 होता है। ओके, ये कह रहा है इज इट द सेम फॉर द चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एडल्ट्स में आपका देखो बिल्कुल मैंने बताया था 14 से 17 की रेंज है और चिल्ड्रंस में 11 to 16 की रेंज में आपका आता है, तो ये सेम नहीं होता है। इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मेन एंड वुमेन? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है हीमोग्लोबिन जो लेवल की रेंज होती है वुमेन्स में कम होती है कंपेरिजन टू द मैन। अब कह रहा है विजिट द वेटरनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट विच इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन इन द एनिमल लाइक द बफलो और द काउ। देखो बोला क्या गया, अब आपने जो है ना उस क्लिनिक में जाना है जहाँ पे एनिमल्स वगैरह का चेकअप होता है। ओके, और वहां पर बताना है कि जैसे कुछ एनिमल्स जैसे बफलो है, काउ है, इन सब की हीमोग्लोबिन की रेंज क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, दैट इज 10.4 से लेकर 16.4 ग्राम्स पर 100 ml तक होती है। ओके, अब क्या कहते हैं, इज दिस कंटेंट डिफरेंस इन कॉप्स मेल्स एंड फीमेल एनिमल्स? बिल्कुल डिफरेंट होता है। कॉप्स में माना जाता है कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो मोर होता है कंपेरिजन टू द मेल एंड फीमेल एनिमल्स कंपेरिजन में। और हम बात करें द डिफरेंस सीन इन द मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, देखो आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं यानी कि ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें हम, ह्यूमन बींग्स को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द वेरियस बायोलॉजिकल वर्क के लिए, इसीलिए ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होगा हीमोग्लोबिन जो है ज्यादा होगा कंपेरिजन टू द एनिमल्स। ठीक है, ये डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया क्यों होता है। ठीक है, आपका हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन? ह्यूमन बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन टू डू वेरियस बायोलॉजिकल वर्क। ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए, बड़ा ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उनके अंदर हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो कंपेरिजन टू द एनिमल्स ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई है आप सभी को। परफेक्ट है, दैट्स गुड। अब आगे कंटिन्यू करें, वेरी गुड। आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, अब आपको पता है बेटा जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें ना ह्यूमन बींग्स में, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में आई थिंक आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हो जरूर होगा, जिसमें आपको पता है क्या क्या आता है बेटा। ब्लड आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो ऑक्सीजन वगैरह को कैरी करने के लिए यूज होता है आपका। उसके बाद आपने देखा वो ब्लड वेसल्स, ठीक है, पाथ भी चाहिए, ब्लड तो है लेकिन जब तक एक रूट नहीं होगा, नेटवर्क्स नहीं होंगे जिसके थ्रू ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट हो या जो न्यूट्रिएंट्स आपका ट्रांसपोर्ट हो, तो उसके लिए आपको ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन चाहिए। पंपिंग ऑर्गन से यहाँ पर कौन सा होता है, हार्ट होता है। ओके, तो सर्कुलर सिस्टम में दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पर, और समझना भी जरूरी है बिकॉज ब्लड के बिना बेटा जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता पूरी बॉडी में, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा पार्ट होता है जो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को लेकर के वापस लेकर के आता है। और जो हमारा हार्ट है ये बेसिकली हमारे में हेल्प करता है पंप करने में। ठीक है, इसको पंपिंग ऑर्गन भी बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पर मेंशन देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ब्लड जो हमारा होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, और एक इसके अंदर एक फ्लूइड मीडियम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा।
प्लाज्मा क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, नाइट्रोजन वेस्ट को इन डिजोल्व फॉर्म। ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब जैसे कि बाकी जो सब्सटेंसेस है, सॉल्ट हो गया, आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। क्लियर नोट? देखो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ब्लड में एक प्लाज्मा होता है, एक फ्लूइड होता है, ओके, जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जिसके अंदर आपने देखा होगा आपके व्हाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ के साथ आपके इसमें प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसीज क्या होते हैं? जो आपकी ऑक्सीजन CO2 गैस को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो गैसेस को लेकर आने में हेल्प करता है, ठीक है। और व्हाइट ब्लड सेल्स की हम बात करें तो ये क्या करता है बेटा, ये करता है फाइट अगेंस्ट जर्म्स, हेल्प्स इन फाइट अगेंस्ट जर्म्स, जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। डन, ओके, तो ये चीज आपको पता होना जरूरी होती है, ओके। और आगे कंटिन्यू करते हैं तो थोड़ा आपको डिटेल में समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, अभी मैंने बताया था आपको हार्ट जो है ये हमारा जो पार्ट है, दिस इज नोन एज द पंपिंग ऑर्गन। इसको हम कहते हैं पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है आपकी पूरी बॉडी का। देखो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो कि हमारे फिस्ट यानी कि हमारे मुट्ठी के बराबर साइज का लगभग होता है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता है हमारी जो हार्ट है, हमारे पास चैम्बर्स होते हैं ना, डिफरेंट चैम्बर्स क्यों होते हैं? डिफरेंट चैम्बर्स इसीलिए होते हैं ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड होगा। तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो वेना कावा है ना, ये अपर पार्ट और ये हो गया लोअर पार्ट से कनेक्टेड होता है बॉडी के। यहां से ब्लड आपकी जो है हार्ट के अंदर एंटर करता है, ठीक है। द हार्ट, द ब्लड एंटर्स फ्रॉम द वेना कावा टुवर्ड्स द, किसके अंदर जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। और राइट एट्रियम में जाने के बाद जो वॉल्व होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ओके। उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में चल जाता है ब्लड, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल्स के बाद इट विल मूव्स आउट टुवर्ड्स द, कहां चल जाता है, लंग्स में चल जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। और पल्मोनरी आर्टरीज में से क्या लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद वहां पर CO2 गैस को छोड़ेगा और वहां से ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा आपको लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से फिर वॉल्व्स के थ्रू जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ आयोटा एक प्रेशर के साथ वो बॉडी से रिमूव होगा, मतलब हार्ट से रिमूव होगा और पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। और ये सेप्टम जो है डिवाइडिंग वॉल, ये एक्चुअल में हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, मिक्स ना हो हमारे हार्ट में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बेटा एक चीज और मेंशन है, जो वॉल्व्स होती हैं, वॉल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, जब आर्टरीज और आपकी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वॉल्व काम क्या करता है कि ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वॉल्व्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। इनकेस अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना जरूरी है, ओके। अब यहाँ पर देखिए बेटा पूरा जो डायग्राम बना करके दिखा रखा है वही चीज है यहाँ पर आपकी, ठीक है। बॉडी से आपका जो ब्लड है वो आ रहा है जिसमें क्या है, CO2 गैस है, वेना कावा के थ्रू यहाँ पर चलेगा हार्ट में, हार्ट से फिर वो लंग्स में जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्या है का मतलब क्या होता है बेटा, देखो आपको पता होना चाहिए जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज आगे मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। आर्टरीज क्या करती है ना, आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, कहां से, हार्ट से टुवर्ड्स द बॉडी, बॉडी में लेके जाना। और वेन्स का काम होता है कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी पार्ट से उसको बैकवर्ड हार्ट में लेकर के आना। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करें, आर्टरीज की बात करें, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी ये क्या कर रहा है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर के जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पल्मोनरी है, और इसका पल्मोनरी वेन्स इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है आपके हार्ट में, और ये आयोटा हो गया और बॉडी में पूरे सप्लाई हो गया, डन, ठीक है। दीज आर द कैपिलरीज जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं, ओके, जो हर एक सेल से कनेक्टेड होती है।
लेट्स कंटिन्यू। अब ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। देखिए, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो लेफ्ट साइड है और हमारा राइट साइड है, बीच में एक सेप्टम की लेयर होती है, आप देख सकते हैं, दिस इज द लेयर ऑफ सेप्टम, ठीक है, डिवाइडिंग वॉल जिसे हम कहते हैं। ये एक्चुअल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से क्या करता है, रोकता है। क्यों रोकता है? बिकॉज आपको पता होना चाहिए, जो एनिमल्स हैं, जैसे हमारी बॉडी की हम बात करें, कुछ एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, देखो यहाँ है ना, arouse a highly efficient energy. Okay. Useful in animals that have the high energy needs such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature. आपको पता है कि जो मैमल्स हैं, जो हमारे बर्ड्स हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे क्या ना, ये सेपरेटिंग वॉल्स इसलिए की जाती है ताकि ऑक्सीडेटिव ब्लड और डीऑक्सीडेटिव ब्लड मिक्स ना हो। और बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा एनर्जी की, क्योंकि हमें तो क्या कहते हैं, एनिमल्स जो होते हैं ना, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी कब मिलेगी? जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे ब्लड में अवेलेबल होगा। ओके, क्लियर नोट। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो इस पर्पस के लिए क्या कहते हैं, इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को इस पर्पस के लिए नहीं यूज करते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर उनका डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पर, डिपेंड करता है एनवायरमेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा बेटे, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ एनिमल्स जैसे एम्फीबियंस हो गए, कुछ रेप्टाइल्स हो गए, इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये जो है टॉलरेट कर लेते हैं सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स, ठीक है। तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती इतनी ज्यादा कि अगर इनका ऑक्सीडेटिव ब्लड डीऑक्सीडेटिव ब्लड अगर मिक्स भी हो जाता है तो ये टॉलरेट कर लेते हैं उस चीज को, इफेक्टिव नहीं होता इतना, क्योंकि इनको ना ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट लाइक द बर्ड्स एंड द मैमल्स। इट्स क्लियर नोट, वेरी गुड। लेकिन अगर फिश की बात करें तो फिश में सिर्फ 2 ही चैम्बर वाला हार्ट होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड द एयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। देखिए, अगर बेटा हम फिश की बात करें, फिशेस की बात करें, तो फिश के पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, जो कि सीधा क्या पंप हो जाता है गिल्स में, और गिल्स में जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड आपका, फिर पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। इट्स क्लियर नोट, डन, वेरी नाइस, परफेक्ट है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर बात करें, हाँ, तो जैसे कि हम देखेंगे बेटा, फिश में सिर्फ एक ही बार जो है ब्लड हार्ट में जाता है, एक ही साइकिल कंप्लीट होता है आपका। ओके, ठीक है, समझ में बात आ गई, वेरी गुड। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स कह सकते हैं, जिसमें आपको बताइए एनिमल्स आते कुछ है ना, और इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, यानी कि जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं सब में जो है हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, इसलिए हम उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट से पहले लंग्स में आपका ब्लड जाता है, जैसे आपको पता है, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। फिर बैक टू द हार्ट आता है आपका, वापस हार्ट में आता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। उसके बाद क्या होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एक चीज और होती है आपकी, जिसमें क्या होता है, हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है ब्लड आपका, और बैक टू द हार्ट, और वापस जो है बॉडी से बैक हार्ट में आता है। ओके, दैट्स व्हाई हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं डबल सर्कुलेशन उनकी बॉडी में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है वो 2 बार आपके हार्ट में जा रहा है, पहले बॉडी से हार्ट, फिर हार्ट टू लंग्स, फिर लंग्स टू हार्ट, फिर हार्ट टू बॉडी। ओके, तो दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आल्सो कमेंट, और मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत आपको आ रही है और कहाँ का प्रॉब्लम आपकी आ रही है। ओके, नाउ लिसन बेटा, यहाँ पर एक चीज मेंशन है कि आपको पता है आपकी जो वेसल्स होती हैं उसमें फोर्स लगता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और ये अगर हमारी जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स होती है, यानी कि आर्टरीज अगर हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, यानी कि जिसमें हम कहते हैं लो प्रेशर कह सकते हैं तरीके से। और डायसिस्टोलिक क्या होता है आपका, डायस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है जिसमें हमारी जो आर्टरीज होती है वो रिलैक्स करती है, ठीक है। नॉर्मल जो हमारी बॉडी में देखा जाए तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा 120 mm से लेकर 80 mm तक के बीच में होता है, मतलब कि मिनिमम आपका 80 रहेगा और मैक्सिमम का 120 होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये चीज आपने, और इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर। स्पाइगमोमैनोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है ना, आपने देखा भी होगा, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, और हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, कि अगर हमारी बॉडी में जो है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आर्टिकल्स जो होते हैं ना हमारी आर्ट्रियोल्स
वो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, उनका मतलब सिकुड़ना एक तरीके से होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में ब्लड का जो प्रेशर डेवलप हो जाता है हमारे आर्टरीज में, ओके, आर्टरीज में। ओके, नाउ लिसन, अभी मैंने आपको बताया था बेटा ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था, दीज आर द इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एंड बॉडी टू द हार्ट। और जितनी पार्ट्स हमारी बॉडी है उसमें सप्लाई करने में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे अगर बात करें हम आर्टरीज की बात करें, तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती है जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ऑक्सीजनेट, कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, स्पेलिंग्स देख लेंगे आप, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये ना इलास्टिक भी होती है और थिक भी होती है। विंस क्या करता है, कलेक्ट करता है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से, जिसे हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं, बैक टू द हार्ट। दैट डू नॉट नीड अ थिक वॉल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, इंस्टेड दे हैव द वॉल्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। इंस्टेड इसके अलावा क्या होता है, इसमें भी वॉल्स होती है, आपने देखोगे हार्ट में, जो कि क्या करती हैं, एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड फ्लो ना हो, ये काम होता है वॉल्व्स का, ठीक है। वॉल्व्स जो कॉन्टैक्ट होती है, रिलैक्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आपने सुना होगा ना कि लब डब की आवाज आती है ना, वही आपके होते हैं। और स्मॉलेस्ट जो वेसल्स होती हैं वो होती है कैपिलरीज, वन सेल थिक जिसे हम कहते हैं। ये बेसिकली क्या होती है ना, हर एक सेल से कनेक्टेड होती है, ताकि हर एक सेल को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो सके और वेस्टेज को भी हम वापस लेकर के आ सके। ओके, अब देखिए बेटा, आपको पता है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स मैंने आपको बताया था, प्लेटलेट्स बेसिकली हेल्प क्या करते हैं, आपके क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं। जैसे कहीं पर ब्लड लीकेज हो रहा है, कहीं से अगर हमारी चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो वहां पर ये प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। ये एक तरीके से ब्लड की वहां पर क्लॉटिंग बना देता है, सो दैट ब्लड जो है ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी से रिलीज ना हो, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके, है ना। द ब्लड हैज अ प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, बॉडी में जाता है पूरी हर एक बॉडी पार्ट में, और प्लग लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लोट द ब्लड एट द पॉइंट्स ऑफ इंजरी, जहां पर इंजरी होती है उस पॉइंट में जाकर के क्लोटिंग में हेल्प करता है, ताकि ज्यादा अमाउंट में ब्लड जो हमारी बॉडी से ना निकले। और दूसरी बात, इससे क्या होता है ना, प्रेशर पे भी फर्क पड़ता है, ब्लड प्रेशर भी फर्क पड़ता है, दैट्स द पॉइंट। ओके, एक फ्लूइड होता है आपकी बॉडी में जिसको हम लिम्फ कहते हैं, लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ये बेसिकली होता है क्या ना, जो हमारा प्लाज्मा होता है, द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप into intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph। एक्चुअली में होता है कि टिश्यू फ्लूइड कुछ नहीं होता है, एक फ्लूइड होता है जो हमारे कैपिलरीज की वॉल्स में जो पोर्स होते हैं ना, वहां से वो रिलीज हो जाता है और क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में जाकर स्टोर हो जाता है। इसमें प्लाज्मा भी होता है, प्रोटीन्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ओके, और लिम्फ बेसिकली क्या करता है ना, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड, ठीक है। अब क्या करता है, बाकी जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको बैक टू द ब्लड में भेज देता है। ओके, तो ये काम होता है लिम्फ का। और एक तरीके से लिम्फ ना आपको जम्प से फाइट करने में भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है। ओके, दैट्स गुड। देखिए, ये तो बेटा बात थी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की बात। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, है ना, क्योंकि आपको पता है बेटा, आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं अपना फूड बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उनके अंदर जो फूड स्टोर हो जाता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो फर्दर बाद में रिक्वायर्ड होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो इसको यूज अप करते हैं। अब ये जो फूड बना है इसको पूरी बॉडी पार्ट में सप्लाई करना है, लेकिन जो नजदीक के पार्ट्स होंगे वहां तो डिफ्यूजन से चला जाएगा, लेकिन पूरी बॉडी में सप्लाई करना प्लांट्स के लिए, तो उसके लिए ना अलग अलग आपके पास वैस्कुलर बंडल्स आते हैं, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। जैसे आपने सुना होगा जाइलम के बारे में, एक फ्लोएम के बारे में। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शंस में मूव करने में हेल्प करता है, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से और टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। जाइलम बेसिकली हेल्प करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, और फ्लोएम क्या करता है आपका, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, सभी डायरेक्शंस में आपका ये चले जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की में देखें तो आपका जाइलम टिश्यू के अंदर वेसल्स होते हैं, ट्रैचेट्स होते हैं ऑफ द रूट्स, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all the parts of the plant। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जाइलम के अंदर वेसल्स, स्ट्रेचेस, ये सब होते हैं रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, जो इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि कंटिन्यूस सिस्टम बना रहे वाटर कंडक्टिंग का, है ना, पूरी बॉडी में जो वाटर कंडक्शन होता है। ओके, और दूसरी बात, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। मिनरल्स में जैसे आयंस वगैरह हो गए ना, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। ओके, अब क्या होता है, देखो, दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल
वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमेंट दिस। एक्चुअली क्या होता है, ये ना सब ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है आपका ये जो एंड्स वगैरह जो है मूव ऑन करते हैं वाटर के थ्रू। ओके, वेल डन। अब जैसे कि यहाँ पर बेटा एक एग्जांपल दे रखा है आपको, एक्टिविटी दे रखी है 5.8। तो इस एक्टिविटी को मैं पूरा समराइज करके बता दूं। इन्होंने क्या कि दो पोट लेने हमें, एक में हमें लगाना है पौधा लगाना है, एक में हमने एक लकड़ी लगा दी सेम साइज की। अब उसके बाद हमने उसको प्लास्टिक सीट से कवर कर देना है, ओके, ताकि उसके अंदर जो इवापोरेशन से जो भी मॉइस्चर होगा वो एस्केप आउट ना हो सके। अभी कहना चाहते हैं कि भाई आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों में। तो ऑब्वियसली बात आप देख सकते हैं बेटा, प्लांट्स की बात करें तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जो आपका स्टिक वाला पार्ट उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर ट्रांसपिरेशन से जो भी वाटर रिमूव हुआ है ना वो कंडेंस हो चुका है। ओके, कहना पर देखो, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of the roots. The loss of water in the form of water vapors from the aerial parts of the plant is known as transpiration। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपने पहले ही पढ़ा था स्टोमेटा वाले पार्ट में, ठीक है। ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है अपवर्ड डायरेक्शन में मिनरल्स को मूव करने में और वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है फ्रॉम द रूट्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। इसी को बेटा हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, जिसमें वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। दूसरी बात अगर बात करें बेटा फूड की ट्रांसपोर्टेशन की, तो आपको पता है जाइलम हमारा जो है फूड ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है, और उसी को हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो आई थिंक इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक्सक्रीशन वाले पार्ट की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट।